नमस्ते। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश भारत के इतिहास के एक ऐसे कानून की जिसने भारतीयों को आवाज तो दी पर शक्ति नहीं। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने आने वाले वक्त की राजनीति की दिशा ही बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 की, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगा। किसी को बोलने का हक कैसे दिया जाए बिना उसे असली ताकत दिए। यही तो मॉर्ले मिंटो सुधारों का सबसे बड़ा विरोधाभास था। तो सवाल ये है कि इन सुधारों की जरूरत पड़ी ही क्यों। चलिए सबसे पहले उस दौर के माहौल को समझते हैं। पहला भाग, बदलाव की उठती हुई मांग। देखिए, 20वीं सदी की शुरुआत का समय था और भारत में राष्ट्रवादी भावनाएं जोरों पर थीं। देश भर से ये मांग उठ रही थी कि भारतीयों को अपनी ही शासन में ज्यादा हिस्सेदारी मिले। इसी बढ़ते दबाव का नतीजा था कि ब्रिटिश संसद को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 लाना पड़ा। अच्छा, तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इन सुधारों में आखिर था क्या। दूसरा भाग, 1909 के सुधारों का विश्लेषण। इस एक्ट ने कई बड़े बदलाव किए। सबसे पहली बात, विधान परिषदों में चुने हुए भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। फिर परिषदों के काम का दायरा भी बढ़ाया गया। मतलब अब वो बजट पर बहस कर सकते थे, प्रस्ताव पास कर सकते थे। एक बहुत ही जरूरी और विवादास्पद चीज थी मुसलमानों के लिए एक अलग इलेक्टोरल सिस्टम की शुरुआत। और हां, पहली बार ऐसा हुआ कि वायसराय की सबसे ताकतवर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की बात कही गई। जरा सोचिए, वायसराय की उस सबसे शक्तिशाली कार्यकारी परिषद में सिर्फ एक भारतीय सदस्य। ये संख्या अपने आप में सब कुछ कह देती है। ये बस एक प्रतीक था, एक इशारा कि दरवाजा खोला तो है, पर बस जरा सा। लेकिन इन सारी सीमाओं के बावजूद इन सुधारों का एक सकारात्मक पहलू भी था जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये है हमारा तीसरा भाग, एक भारतीय आवाज का उदय। इन सुधारों का एक असर तो ये हुआ कि पढ़े लिखे भारतीयों ने राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। इसने एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की नींव रखी और ये भविष्य में होने वाले संवैधानिक सुधारों के लिए एक कैटलिस्ट भी बना। अब ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि वादा क्या था और असलियत क्या थी। वादा था कि भारतीयों की भागीदारी बढ़ेगी, लेकिन हकीकत में शक्तियां बस सलाहकार की थी। वादा था कि प्रतिनिधित्व की नींव रखी जाएगी, लेकिन आम जनता के लिए कोई सीधे चुनाव नहीं थे। और शासन में आवाज देने की बात तो थी, पर आखिरी फैसला वो हमेशा अंग्रेजों के ही हाथ में रहा। और यहीं से हम आते हैं अपने अगले हिस्से पर, जो इन सुधारों की कमियों को और साफ कर देता है। चौथा भाग, लगाम लगी हुई शक्ति। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो विधान परिषदें थी, ये बहस तो कर सकती थीं, सुझाव दे सकती थीं, लेकिन कानून बनाने की असली ताकत इनके पास थी ही नहीं। ये मुख्य रूप से सलाहकार थीं। किसी भी फैसले पर आखिरी मुहर तो ब्रिटिश सरकार की ही लगनी थी। मतलब असली कंट्रोल कभी हाथ से गया ही नहीं। और अब बात करते हैं इन सुधारों के सबसे विवादास्पद और दूरगामी परिणाम की। पांचवां भाग, विभाजन की विरासत। इस एक्ट का एक प्रमुख प्रावधान था पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली। अब ये था क्या? इसका सीधा सा मतलब ये था कि कुछ खास समुदाय, जैसे कि मुस्लिम, आम वोटरों से अलग होकर सिर्फ अपने समुदाय के प्रतिनिधियों को ही चुन सकते थे। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि इसी प्रणाली ने पहली बार राजनीतिक बंटवारे को धर्म के आधार पर एक औपचारिक रूप दे दिया। इसे राष्ट्रवादियों को कमजोर करने की एक सोची समझी चाल के तौर पर भी देखा जाता है। यहीं से सांप्रदायिक विभाजन के वो बीज बोए गए जिसका असर दशकों तक महसूस किया गया और जिसने भारतीय राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस पूरे विश्लेषण को एक लाइन में समझना हो तो ये कथन बिल्कुल सटीक बैठता है। यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन यह स्वशासन और एक जिम्मेदार सरकार की भारतीय राष्ट्रवादियों की मुख्य मांगों को पूरा करने में विफल रहा। तो आखिर में ये सवाल तो रह ही जाता है कि मॉर्ले मिंटो सुधार असल में थे क्या? क्या ये भारत के संवैधानिक विकास में एक जरूरी पहला कदम थे, या फिर ये बस एक सोचा समझा समझौता था जिसका असली मकसद बढ़ते राष्ट्रवादी दबाव को किसी तरह शांत करना था और सत्ता पर ब्रिटिश पकड़ बनाए रखना था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी बहस जारी है।